हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लास्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं इस चैप्टर का, टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें, अब तक हम टिश्यूज को डिस्कस कर चुके हैं। टिश्यू सिस्टम को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी कैटेगरी है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जो कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। वस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वस्कुलर टिश्यूज की फॉर्मेशन होगी इसके अंदर। और इन दोनों टिश्यूज को छोड़कर बाकी जितने भी टिश्यूज होते हैं वो किस में आते हैं? आपके ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। किस में आता है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो बेटा आज हम स्टडी करेंगे टिश्यू सिस्टम्स के ही बारे में। 3 टिश्यू सिस्टम मैंने बताया है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। टुडे वी विल स्टार्ट विद एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है वो प्लांट्स में स्किन की तरह काम करता है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये कैसा टिश्यू है? प्रोटेक्टिव टिश्यू है। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे? एपिडर्मिस, या अगर हम रूट्स को स्टडी कर रहे हैं तो उनके केस में आएंगे एपिब्लेमा। एरियल पार्ट्स ले रहे हैं तो उनके केस में आउटर मोस्ट कवरिंग कहलाएगी एपिडर्मिस। लेकिन अगर हम बात करें रूट्स की तो उनके केस में क्या कहलाएगी? एपिब्लेमा। इसके अलावा एरियल पार्ट्स के ऊपर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है। कुछ और 2 ओपनिंग्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेंटिसिल्स एंड हाइड्रोथोड्स। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये भी आपको एरियल पार्ट्स में ही मिलते हैं, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेंटिसिल्स एंड हाइड्रोथोड्स। तीसरा पार्ट आता है हेयर्स। अब हेयर्स में एरियल पार्ट्स में तो हमें देखने को मिलता है, स्टेम के ऊपर तो हमें देखने को मिलते हैं ट्राइकोम्स, और रूट में हमें देखने को मिलते हैं रूट हेयर्स। तो 2 टाइप के हम हेयर्स को स्टडी करेंगे, ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस को लेकर के। तो एपिडर्मिस क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट क्यों कह रहे हैं? स्टेम और लीफ की जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। और रूट्स के केस में इसको हम क्या बोलेंगे? एपिब्लेमा बोलेंगे। ठीक है, अब एपिडर्मिस और एपिब्लेमा के बारे में हम पैरेन्काइमेटस टिश्यू में भी स्टडी कर चुके हैं कि जर्नली ये सिंगल लेयर्ड होती हैं। ठीक है, सेल्स जो होती हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, पैरेन्काइमेटस नेचर की होती हैं। एपिडर्मिस की जो आउटर वॉल होती है वो थिक होती है, क्यूटिनाइज्ड होती है, और एक सेपरेट क्यूटिकल की भी लेयर होती है। सिमिलरली हमने एपिब्लेमा में पढ़ा कि इसको हम पिलीफेरस लेयर भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन एपिब्लेमा की आउटर वॉल जो होती है वो थिक वॉल्ड नहीं होती है, ना ही इसके ऊपर क्यूटिकल की सेपरेट लेयर होती है। तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके बारे में हम दोबारा यहाँ पर नहीं बताएंगे। एडिशनल पॉइंट्स क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो कुछ प्लांट जो ड्राई हैबिटेट में पाए जाते हैं, वेरी ड्राई हैबिटेट में आपको मिलते हैं, उनके केस में क्या होता है? एपिडर्मिस थिकर हो जाती है। एपिडर्मिस कैसी हो जाती है? थिकर। क्यों? क्योंकि वहां पे हार्श कंडीशन है, ड्राई हैबिटेट है। तो प्लांट को क्या करना है? वाटर लॉस से प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी कम है, टेम्परेचर हाई है, तो वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा होगा। तो प्लांट को प्रोटेक्शन चाहिए, किसके अगेंस्ट? प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस। और ये प्रोटेक्शन प्लांट को कौन देगा? ये देगा बेटा क्यूटिकल। तो इनके अंदर क्यूटिकल का डिपोजिशन और ज्यादा बढ़ जाती है, क्यूटिकल हाईली थिकन्ड हो जाता है। ठीक है, तो क्वाइट थिक होता है किसके केस में? ड्राई हैबिटेट के प्लांट्स, दैट मीन्स जीरोफिटिक प्लांट्स में। जबकि जो मेसोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, एवरेज कंडीशंस में जो मिलते हैं, उनके केस में क्यूटिकल इतना थिक नहीं होता है, थिन होता है। क्या होता है? थिन होता है।
अब अगर हम बात करें मोनोकॉट्स में, खास करके ग्रासेस की अगर हम बात करें, तो ग्रासेस में क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स के जो एरियल पार्ट होते हैं ना, उनके अंदर डिपोजिशन ऑफ सिलिका भी होती है। सिलिका क्या करता है बेटा, इनकी स्टेम को, लीव्स को क्या बना देता है, स्टिफ बनाता है, स्टिफनेस देता है, और इनको ग्रेजिंग से प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग। कैसे पता चलेगा, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि अगर हम ग्रासेस के लीव्स को ऐसे पकड़ के ऐसे खींच देते हैं तो वो कट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कट। हमारे हाथ में कट लग जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उनकी आउटर एपिडर्मल लेयर पे किसकी डिपोजिशन होती है, सिलिका की। और ये सिलिका इनमें क्यों है, एडेप्टेशन है, क्योंकि ग्रासेस को कैटल ग्रेज करते हैं, तो उनको एक्सेसिव ग्रेजिंग से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, सिलिका की डिपोजिशन करते हैं। ठीक है, तो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग। तो ये था एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस में अगर हम ऑब्जर्व करें तो एरियल पार्ट्स में जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, लीव्स जो होते हैं, उनमें कुछ पर्टिकुलर ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा जो होते हैं ये माइन्यूट पोर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट ऑन एरियल पार्ट्स, खास करके लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा जो होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड पेयर ऑफ एपिडर्मल सेल से बने होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको स्टडी कर रहे हैं। और उस स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स को के पेयर को हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। उस स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स के पेयर को हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स जो होती हैं बाकी एपिडर्मल सेल से डिफरेंट होती हैं। कैसे डिफरेंट होती हैं, एक तो इनका जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है, किसके कंपैरिजन में, अदर एपिडर्मल सेल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरा क्या होता है, गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल होती है ना वो थिक होती है, जबकि नॉर्मली एपिडर्मल सेल्स में हमने क्या बोला, आउटर वॉल थिक होती है, लेकिन इनकी जो इनर वॉल होती है, इनर साइड जो होती है वो थिक होती है, और आउटर साइड जो होती है वो थिन होती है। और इवन गार्ड सेल्स में आपको क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, जो कि बाकी एपिडर्मल सेल्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो तीन डिफरेंस मैंने यहां पर बताए। क्या बताए कि गार्ड सेल्स जो होती हैं दे आर कंपैरेटिवली स्मॉलर देन अदर एपिडर्मल सेल्स। अदर एपिडर्मल सेल्स के कंपैरिजन में ये क्या होती हैं, स्मॉलर होती हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इनकी सेल्स की इनर साइड थिक होती है और आउटर साइड क्या होती है, थिन, जबकि नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स में क्या होता है, आउटर साइड थिक होती है और इनर साइड क्या होती है, थिन होती है। तीसरा क्या डिफरेंस आता है कि गार्ड सेल्स जो होती हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि अदर एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपका डायग्राम बनाया है गार्ड सेल्स के बारे में। तो यहां पर मैं आपको बता देती हूँ, शेप ऑफ गार्ड सेल्स जो होती है ना बेटा, वो डाइकोट और मोनोकोट में अलग अलग होती है। डाइकोट के केस में गार्ड सेल्स की शेप होती है बीन और किडनी शेप्ड। कैसी होती है, बीन और किडनी शेप्ड, जबकि मोनोकोट में होती है डम्बल शेप। कैसी होती है, मोनोकोट में डम्बल शेप्ड होती है। ठीक है, गार्ड सेल्स एक्चुअल में क्या होती है, जब इनकी गार्ड सेल टर्जिड हो जाती हैं, टर्जिड मतलब फुल्ली एक्सपेंडेड, जब इसकी गार्ड सेल टर्जिड हो जाती है तो इनके सेंटर में एक पोर दिखाई देता है, जिस पोर को हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। ये मैंने यहां दिखाया है, गार्ड सेल किडनी शेप या बीन शेप की गार्ड सेल्स मैंने रिप्रेजेंट की हैं, और इधर मैंने दिखाई है डम्बल शेप की गार्ड सेल। ये देखो, ये डम्बल शेप की गार्ड सेल्स है, और जब ये फुल्ली एक्सपेंडेड होते हैं तो इनके सेंटर में प्रेजेंट होता है स्टोमेटल पोर। ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, इन गार्ड सेल की इनर वॉल जो होती है वो थिक है और आउटर साइड क्या है, थिन है। सिमिलरली यहां देखो, इनर साइड क्या है, थिक है, और आउटर साइड क्या है, थिन है।
ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। स्टोमेटा का या स्टोमेटल पोर का फंक्शन क्या होता है आपको पता है? क्योंकि जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो प्लांट क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेगा तो बाहर से CO2 लेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और रेस्पिरेशन करेगा तो O2 लेगा और CO2 को रिलीज करेगा। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है ये किसके थ्रू होता है? स्टोमेटल पोर के थ्रू। दूसरा क्या होता है? ये जो आपकी पर्टिकुलर स्टोमेटा होते हैं दे आर द सीट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो वो ट्रांसपिरेशन लॉस भी किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू। और कब होता है? जब स्टोमेटा ओपन होता है। ओपन मतलब स्टोमेटल पोर क्रिएट हो जाता है। जब स्टोमेटल पोर क्रिएट नहीं होता तो स्टोमेटा को हम बोलते हैं क्लोज। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस हो रहा है, तो हमेशा प्योर वाटर लॉस होता है। ये चीज आप ध्यान रखना। अब आपको पता है ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? इवेपोरेशन होता है वाटर का, और जो बॉडी इवेपोरेशन करती है वो कूल डाउन हो जाती है। तो ट्रांसपिरेशन प्लांट में क्या करता है? कूलिंग इफेक्ट को भी इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। हमने क्या कहा था? गार्ड सेल्स में आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तो ये मैंने क्लोरोप्लास्ट के बारे में दिखाया। एक चीज और ध्यान रखना, स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स की ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करती है। कैसे? यहाँ पर सेल्यूलोज के जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं दे आर लोकेटेड रेडियली। कैसे लोकेटेड है? रेडियली, ना कि लॉन्गिट्यूडनली। और ये रेडियल जो लोकेशन होती है, ओरिएंटेशन होती है, ये जो डॉटेड लाइन से मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये मैं रिप्रेजेंट किया है सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स को। तो ये क्या करते हैं? जब ये स्ट्रेच होते हैं तो गार्ड सेल्स को स्टोमेटल पोर को ओपन होने में हेल्प करते हैं, तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग को इजी बनाते हैं। अगर ये माइक्रोफाइब्रिल ऐसे लॉन्गिट्यूडनली होते तो गार्ड सेल ऐसे एक्सटेंड करती, तो अगर गार्ड सेल इस तरीके से एक्सटेंड होती तो स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग इजीली नहीं हो पाती। तो इनकी सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स की जो ओरिएंटेशन होती है वो भी गार्ड सेल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, इनकी ओरिएंटेशन क्या होती है? दे आर ओरिएंटेड रेडियली रादर देन लॉन्गिट्यूडनली। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी के ऊपर। कैसे? अगर गार्ड सेल्स में वाटर एंटर कर जाए, क्या हो जाए? वाटर एंटर कर जाए। अब आपको पता है वाटर की एंट्री हो रही है तो गार्ड सेल फुल्ली एक्सपेंडेड हो जाएंगी। दैट मीन्स वाटर की एंट्री होते ही गार्ड सेल्स कैसी होगी? टर्जिड होगी। और अगर गार्ड सेल टर्जिड हो जाए तो वो फुल्ली एक्सपेंडेड होगी, तो क्या क्रिएट हो जाएगा? स्टोमेटल पोर। इसका मतलब अगर स्टोमेटा को ओपन होना है तो गार्ड सेल्स में किसकी एंट्री होनी चाहिए? वाटर की। या हम कह दें अगर गार्ड सेल टर्जिड है तो स्टोमेटा क्या होगा? ओपन होगा। दैट मीन्स स्टोमेटल पोर क्रिएट हो जाएगा। एक और पाथवे होता है जो बताता है, क्या कहते हैं कि गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयंस की एंट्री हो जाए। एक्चुअल में वाटर क्यों एंटर करता है? पोटेशियम आयन की एंट्री होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या एंटर करता है? वाटर। तो ये भी हम कह सकते हैं कि एंट्री ऑफ पोटेशियम आयन जब होता है ना बेटा, तो उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं। एंट्री के लिए हम वर्ड करते हैं, आयंस जो होते हैं ना बेटा, उनकी आयंस की जो मूवमेंट होती है, उनकी इनवर्ड मूवमेंट को हम कहते हैं इनफ्लक्स। ठीक है, और आउटवर्ड मूवमेंट को हम बोलेंगे ई फ्लक्स। क्या बोलेंगे? ई फ्लक्स। तो ये चीज ध्यान रखना। तो अगर पोटेशियम आयन ने गार्ड सेल्स में इनफ्लक्स किया तो उसकी वजह से वाटर की एंट्री हुई। वाटर की एंट्री से गार्ड सेल्स कैसी होगी? टर्जिड होगी। और टर्जिड होते ही स्टोमेटल पोर क्रिएट हो गया और स्टोमेटा क्या हो गए? ओपन होगी। जबकि क्लोजिंग में अपोजिट होता है। क्या? गार्ड सेल ने पोटेशियम आयन को ई फ्लक्स किया। ठीक है, पोटेशियम आयन चला गया। पोटेशियम आयन चला गया तो अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगी, तो गार्ड सेल्स क्या करेंगी? वाटर को लॉस कर देंगे। किसको लॉस कर देंगे? वाटर को लॉस। ठीक है, और वाटर को अगर लॉस गार्ड सेल्स कर दे तो वो अपनी टर्जिडिटी को लॉस कर देंगी। किसको लॉस कर देंगी?
टर्जिडिटी को क्या कर देंगी, लॉस। या हम कह दें कि गार्ड सेल्स कैसी हो जाएंगी, फ्लैसिड हो जाएंगी। ठीक है, ये मैंने डंबल शेप में दिखा दिया, वो पिन शेप में, दोनों इवेंट होते हैं। ओपनिंग कैसे होती है, जब गार्ड सेल टर्जिड हो जाए, या उसके अंदर वाटर की एंट्री हो जाए, या उसके अंदर पोटेशियम आयन एंटर कर जाए। ये सारी चीजें क्या बनाएंगी, गार्ड सेल्स को टर्जिड बनाएंगी। और ये क्लोज कैसे होंगी, अपोजिट मूवमेंट हो जाए, पोटेशियम आयन बाहर चले जाए, वाटर बाहर चला जाए, तो गार्ड सेल कैसी हो जाएंगी, फ्लैसिड। और फ्लैसिड रहते ही स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो गार्ड सेल्स स्टोमेटल पोर डिसअपियर होते ही स्टोमेटा हो जाएंगे बेटा क्लोज। ठीक है, एक और वर्ड आता है संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा वर्ड हम कब यूज करते हैं, ये एक एडेप्टेशन होती है जीरोफिटिक या ड्राई हैबिटेट के जो प्लांट्स होते हैं उनमें, क्योंकि बाहर टेम्परेचर बहुत हाई होता है और प्लांट को वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। प्लांट को वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, कम है। प्लांट को पानी कम मिल रहा है, लेकिन ट्रांसपिरेशन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लॉस ज्यादा होगा। एक तो प्लांट के पास पानी कम है, ऊपर से ट्रांसपिरेशन लॉस ज्यादा हो रहा है, तो प्लांट के पास तो विल्टिंग हो जाएगी, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो प्लांट ने एक एडेप्टेशन की, क्या एडेप्टेशन की, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। और वो एडेप्टेशन क्या थी, संकन स्टोमेटा। संकन मतलब अंदर धसे हुए स्टोमेटा होंगी। अंदर धसे हुए मतलब कि अब उनकी गार्ड सेल एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो इसलिए ट्रांसपिरेशन लॉस क्या हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा, कम। अब संकन स्टोमेटा हम कब कहते हैं किसी भी स्टोमेटा को, जब उसकी गार्ड सेल्स सब्सिडियरी सेल्स से सराउंड हो जाए। किससे सराउंड हो जाए, सब्सिडरी सेल्स से। अगर गार्ड सेल्स के अराउंड या आपको सब्सिडरी सेल्स दिखाई दे रही है तो ऐसे स्टोमेटा को हम क्या कहते हैं, संकन स्टोमेटा। और अगर सब्सिडरी सेल्स नहीं है तो उनको हम कहेंगे नॉर्मल स्टोमेटा, वो संकन स्टोमेटा नहीं है। तो संकन स्टोमेटा किसकी एडेप्टेशन है, जीरोफिटिक प्लांट की हैबिटेट की। अब हम बेटा लीव्स की अलग अलग टाइप्स बताएंगे, किसके बेसिस पर, पोजीशन ऑफ स्टोमेटा के बेसिस पर। ये भी हम स्टोमेटा के साथ ही कर लेते हैं, पोजीशन ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एपिस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक एंड एम्फिस्टोमेटिक। एपिस्टोमेटिक का मतलब है स्टोमेटा आर रेस्ट्रिक्टेड टू अपर सरफेस। स्टोमेटा अपर सरफेस पे, जैसे एक लीफ है, ये इसका अपर सरफेस है, ये लोअर सरफेस है। तो अगर स्टोमेटा का नंबर अपर सरफेस पे है, स्टोमेटा किसके ऊपर रेस्ट्रिक्टेड है, अपर सरफेस पे, तो उनको हम क्या कहेंगे, एपिस्टोमेटिक। अब एपिस्टोमेटिक कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी, एक्वाटिक प्लांट्स में। क्यों, क्योंकि नीचे वो डायरेक्ट वाटर के कांटेक्ट में है, उनको ट्रांसपिरेशन लॉस ज्यादा करना है, तो अपर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा प्रेजेंट होंगे। दूसरी कंडीशन आती है हाइपोस्टोमेटिक। तो इसमें हाइपो मतलब लोअर या लेस, तो यहाँ पर स्टोमेटा जो होंगे वो लीफ के लोअर सरफेस पे रेस्ट्रिक्टेड होंगे। ऐसा क्यों, ये किन प्लांट्स में, जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनमें ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, तो प्लांट को वाटर लॉस कम से कम करना है, तो अपर सरफेस पे तो डायरेक्ट लाइट गिर रही है, तो अगर वहां स्टोमेटा होंगे तो ट्रांसपिरेशन लॉस ज्यादा होगा। तो उनके अंदर स्टोमेटा कहाँ रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, लोअर सरफेस पे, तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपोस्टोमेटिक। और एक होता है एम्फिस्टोमेटिक, मतलब अपर और लोअर दोनों सरफेस पे आपके स्टोमेटा मिलेंगे, तो वो कंडीशन कहलाती है एम्फिस्टोमेटिक। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अभी आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने सिर्फ डिस्कस किया है एपिडर्मिस और स्टोमेटा। अभी बाकी है आपका एपिब्लिमा, रूट हेयर, ट्राइकोम्स एंड सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कॉर्क भी बनता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर सुनना, और पीछे का जितना भी सिलेबस है आप लोग रिवाइज करें
और असाइनमेंट मैंने आपको सेंड किया था। अगर उस असाइनमेंट में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बेटा आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।